आज के क्लास में हम लोग एक बिल्कुल नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। थोड़ा सा यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक के अलावा कोई दूसरा बुक है तो उसमें यदि आप इस चैप्टर का नाम देखेंगे ना तो नाम है रेशियो, प्रपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चैप्टर आपका सेम ही है। तो एनसीईआरटी में इस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन। जैसे आपके पास आदर्श अग्रवाल का बुक है, यदि आप उसमें देखेंगे तो चैप्टर का नाम है रेशियो, प्रपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। मतलब इस चैप्टर में हम लोगों को तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। पहला रेशियो, दूसरा प्रपोर्शन और तीसरा यूनिटरी मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझने के लिए इस चैप्टर को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहला रेशियो, दूसरा प्रपोर्शन और तीसरा यूनिटरी मेथड। हालांकि इसमें केवल रेशियो और प्रपोर्शन ही आपको यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि हमने नाम लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें एक टॉपिक जो हम आपको और पढ़ाएंगे और पढ़ना भी चाहिए वो है आपका यूनिटरी मेथड। तो हम लोग अपने चैप्टर को अपने सुविधा के लिए क्या कर लेंगे, तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और तीनों के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो एक काम करिए, पहले आप इस चैप्टर को तीन अलग अलग हिस्सों में बांट लीजिए। एक हिस्सा इधर, एक हिस्सा इधर और एक हिस्सा यहाँ बीच में, ठीक है। जिसमें से सबसे पहला हम लोग बात करेंगे रेशियो को लेकर कि आखिर रेशियो होता क्या है, इसके सवाल कैसे बनाए जाते हैं, इसके मतलब क्या है, इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। और दूसरा हो गया प्रपोर्शन। और प्रपोर्शन में भी वही सेम चीज हम लोग बात करेंगे कि प्रपोर्शन क्या होता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसके सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब प्रकार के बारे में हम लोग बात करते चलेंगे। उसके बाद है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड तो ये हो गया आपका इस चैप्टर का तीन अलग अलग हिस्सा, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे बिल्कुल गहराई से। तो पहला रेशियो, दूसरा प्रपोर्शन और तीसरा हो गया यूनिटरी मेथड। चलिए अब मेरे बातों को ध्यान से समझिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस चैप्टर में पूरा का पूरा कितना टॉपिक है, तीन टॉपिक है। पहला रेशियो है, दूसरा प्रपोर्शन है और तीसरा यूनिटरी मेथड है। तो इन तीनों के बारे में हम लोग अब एक एक करके जानकारी डिटेल लेने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, तीनों को एक बार में समझना बड़ा मुश्किल है, तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों टॉपिक में से पहले एक टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर दूसरे वाले को और फिर तीसरे वाले को। तो सबसे पहले हम लोग जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं रेशियो, और यही जानेंगे कि आखिर रेशियो होता क्या है। तो सबसे पहला आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो। शुरू किया जाए, एकदम बिल्कुल रेडी आप लोग। चलिए अब समझिए ध्यान से, लिखना आपको बाद में है, लेकिन पहले आप समझिए कि रेशियो होता क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक लाइन पहले हम इसमें आपको लिखाना चाहेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन between it is used for comparison between two things it is used for comparison between two things। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम आपको समझाना चाहेंगे। टू आप थिंग्स बोलो या फिर थिंग्स के बदले में आप क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। दोनों का मतलब क्या समझेंगे आप, एक ही समझेंगे। तो क्या लिखना है, इट इज यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स या फिर क्वांटिटीज। क्वांटिटी बोलो या फिर थिंग बोलो, मतलब दो चीज के बीच में कंपैरिजन हम लोगों को करना होता है। चलिए अब समझिए कि आखिर ये है क्या, पहले समझ लीजिए ध्यान से। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, अपने क्लासों में कई बार होता है, टेस्ट होता है, तो आपके दोस्त का नंबर आपसे ज़्यादा आ जाता है या फिर कई बार आपका आ जाता है, तो आप लोग कंपेयर करते हैं कि यार मेरा तुमसे ज़्यादा आया, तुम्हारा कम आ गया, मेरा 5 नंबर तुमसे ज़्यादा आ गया, तुम्हारा 6 नंबर कम आ गया। इस प्रकार से हम लोग कंपेरिजन करते हैं ना। तो कंपैरिजन को ही हम लोग क्या कह देते हैं, तरीके से रेशियो कह देते हैं। समझ रहे बात को, मतलब रेशियो का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, दो चीज़ों के बीच में आपस में क्या करने के लिए, कंपेयर करने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे पास ये दो पेन है, दोनों एकदम सेम कलर का है, सेम साइज का है ना। लेकिन अब यदि हम इस कैप को हटा देंगे तो अब आप इसमें इजीली कंपेयर कर सकते हैं। क्या कंपेयर कर सकते हैं कि यार इसमें कैप है, इसमें कैप नहीं है। तो यही हमारा क्या कहलाता है,
रेशियो कहलाता है। हालांकि इसके बारे में हम लोग अभी और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आप ये जान गए कि रेशियो का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग दो चीज़ को आपस में कंपेयर कर सके कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन मोटा है कौन पतला है ना, किसके पास कितना पैसा है किसके पास कितना कम पैसा है। तो जब इस प्रकार से हम लोग कंपेरिजन करते हैं ना, तुलना करते हैं जब हम लोग, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रेशियो कह देते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब इसमें कुछ और बातें हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर ही लेते हैं। चलिए, अब थोड़ा सा आप इसको ऐसे समझिए। रेशियो को हम लोग हमेशा कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, A is to B। इसको क्या पढ़ते हैं, A is to B। मतलब ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं इज टू, क्या बोलेंगे इसको, चलो ऐसे ना थोड़ा सा जगह बच कम पड़ रहा है तो आप इसको ऐसे लिखो, A is to B। तो ये जो आप देख रहे हैं इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इज टू। क्या पढ़ेंगे इसको, इज टू पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद इस वाले को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, या फिर आप इसको फर्स्ट टर्म ना बोल के एंटीसीडेंट भी बोल सकते हैं, ANTECEDENT। तो इसका दो नाम होता है, क्या क्या, फर्स्ट टर्म भी हम इसको बोल सकते हैं, या फिर आप इसको चाहें तो एंटीसीडेंट भी बोल सकते हैं। ओके, आगे इसका भी दो नाम है, इसको आप चाहें तो पहला सेकेंड टर्म बोल सकते हैं, या फिर आप इसको चाहें तो कॉन्सिक्वेंट बोल सकते हैं। तो इसका भी दो नाम हो गया। तो इसको आप कैसे पढ़ेंगे, A is to B। कैसे पढ़ेंगे, A is to B। ओके, आगे बढ़े। अब ये जो आपने लिखा है ना, ये A is to B, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रहे, A by B, दोनों का मतलब क्या समझा जाएगा, सेम समझा जाएगा। हाँ, एक तरीके का ये फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट हो जाता है आगे चल के। तो यदि कोई चीज इस तरीके से लिखा हुआ रहे A is to B, इसका मतलब है कि इसको हम A by B भी लिख सकते हैं। या फिर कोई चीज A by B लिखा हुआ हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, A is to B लिख सकते हैं। मतलब कि यदि कोई चीज A is to B लिखा हुआ हो तो आप इसको A by B लिख सकते हैं, या फिर कोई चीज यदि A by B लिखा हुआ हो तो आप इसको A is to B लिख सकते हैं। मतलब इसका उल्टा भी चलता है, ठीक है। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल जरा देखिए, एग्जाम्पल इसका देख लो। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 4 is to 7, तो बताइए इसको आप कैसे पढ़ोगे, पहले तो पढ़ना सीख लो। 4 is to 7 बोलेंगे इसको। लेकिन अब यदि कोई पूछे कि बताओ ये 4 आपका कौन सा टर्म है, तो आप बोलोगे फर्स्ट टर्म है। बोले कि इसका और दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, एंटीसीडेंट बोलोगे, है ना। उसी प्रकार से इसका क्या नाम है बताओ, सेकेंड टर्म, या फिर आप इसको और क्या बोल सकते हो, कॉन्सिक्वेंट। समझ के बात को। अच्छा, ये तो 4 is to 7 लिखा हुआ है, इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, 4/7 भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। ये पहला एग्जाम्पल हुआ। एग्जाम्पल और दे सकते हैं, 12 is to 13, इसको कैसे आप लिख सकते हैं, 12/13 लिख सकते हैं, है ना। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, तो आप इसको जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। 17 is to 19, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 17/19 कर सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे यहाँ पे 17 is to 19 लिखा हुआ है, तो आप 19/17 नहीं लिख सकते हैं। ये पहले है तो ये हमेशा न्यूमरेटर में ही रहेगा, ये बाद में है तो ये हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। समझ के बात को। चलिए, तो मेरे हिसाब से अभी तक तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि है क्या, है ना। तो रेशियो का इस्तेमाल जब भी हम लोग करते हैं तो किस चीज़ के लिए करते हैं, कंपैरिजन के लिए करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करो कि हमने यहाँ पे लिखा, चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल आपको देते हैं समझाने के लिए। श्याम और मोहन, चलिए समझिए जरा ध्यान से। यहाँ पे श्याम का मान लीजिए मैथ में आया है 20 में से 17 मार्क्स। ओके, श्याम का 20 में से कितना आया, 17 आया, और मोहन का 20 में से आ गया 19 मार्क्स। ये है 17 मार्क्स और ये है 19 मार्क्स। अब इन दोनों को यदि बोले कि रेशियो में बताओ कितना होगा, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप इसको ऐसे समझिए,
श्याम का 20 में से आया है 17 मार्क्स और मोहन का आया है 20 में से 19 मार्क्स। अब यदि हम इसको रेशियो में लिखना चाहेंगे ना तो कैसे लिखेंगे? 17:19। इसका मतलब हुआ कि श्याम का कम है और मोहन का ज्यादा है। इसको यदि फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो 17/19 लिख देंगे। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इस चीज को समझ रहे हैं आप? आगे बढ़े, चलिए। तो ये हो गया 17:19। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, जो कि हम यहाँ पे नोट करके आपको लिखवा देते हैं। एक पॉइंट जो कि आगे भी बढ़ेंगे हम लोग, अभी और बात करेंगे, लेकिन पहले इसको आप लिख लीजिए। वो पॉइंट है टू क्वांटिटीज can be compared only if they are in the same unit। अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अभी लिखना बंद करो, पहले समझो इसको, नहीं समझ पाओगे फिर दिक्कत हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन द सेम यूनिट। इसका मतलब हुआ कि आप दो चीज को कंपेयर तभी कर सकते हैं जब दोनों एक ही चीज के बारे में बात कर रहा हो। जैसे यहाँ पे आपने कंपेयर क्यों किया आसानी से, क्योंकि दोनों मार्क्स के बारे में बात हो रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा रहा था कि श्याम के पास 17 मार्क्स है और मोहन के पास 20 सेब है। क्या कुछ सेंस बन रहा है? इसके पास नंबर का बात हो रहा है, इसके पास सेब का बात हो रहा है। तो क्या दो अलग अलग चीज नहीं हो गया? तो कंपैरिजन कब जब भी होगा तो वो दो अलग अलग चीज के बारे में नहीं होगा, वो एक ही चीज के बारे में बात करना चाहिए। मार्क्स है तो मार्क्स के बारे में बात करेगा, सेब है तो सेब के बारे में बात करेगा, साइकिल है तो साइकिल के बारे में बात करेगा। ऐसा नहीं कि कंपैरिजन करने के लिए साइकिल और बस का कंपैरिजन कर रहे हैं, नहीं, कंपैरिजन जब भी होगा तो सेम चीज के साथ होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ टू क्वांटिटी, मतलब थिंग भी आप बोल सकते हैं। कोई भी चीज कैन बी कंपेयर, मतलब किसी चीज को आप कंपेयर तभी करिएगा, या फिर कोई भी चीज को आप कंपेयर तभी कर सकते हैं जब दोनों चीज किस में दिया रहे, सेम यूनिट में दिया रहे। यूनिट मतलब सेम चीज में दिया हुआ है। जैसे मार्क्स है तो इसका भी मार्क्स के बारे में बात करेंगे। इसका सेब 10 है, इसके पास भी सेब 20 है, तो मतलब सेब होना चाहिए, तो सेब दोनों के पास होना चाहिए। साइकिल है तो दोनों के पास साइकिल होना चाहिए। तो जब भी कंपैरिजन होगा तो क्या दो अलग अलग चीज के बारे में कंपैरिजन होगा? यूनिट क्या होना चाहिए? यूनिट मतलब दोनों के पास सेम चीज होना चाहिए। सेब है तो इसके पास भी सेब होना चाहिए, इसके पास संतरा है तो इसके पास भी संतरा होना चाहिए, इसके पास चॉकलेट है तो इसके पास भी चॉकलेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके पास चॉकलेट है इसके पास बिस्किट है, कंपेयर कर रहे हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इसके पास बाइक है इसके पास साइकिल है, कंपेयर कर रहे हैं, नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। ऐसा भी नहीं इसके पास किताब, मतलब इसके पास बुक है इसके पास पेंसिल है, कंपेयर कर रहे हैं, नहीं। कंपैरिजन जब भी होगा तो बुक बुक में होगा, पेन पेन में होगा, साइकिल साइकिल में होगा, बस बस में होगा, बाइक बाइक में होगा। हमेशा कंपैरिजन जब भी होगा तो सेम चीज के साथ होगा, यानी कि सेम यूनिट के साथ होगा। क्या इस बात को आप ध्यान में रखेंगे? कोई दिक्कत इसमें होगा? तो यदि हम बोल रहे हैं कि बताओ श्याम के पास 15 सेब है और मोहन के पास 19 संतरा है, हम बोले दोनों को कंपेयर करो, तो आप क्या बोलोगे कि सर कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हम बोलेंगे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों का यूनिट अलग अलग है और कंपैरिजन करने के लिए यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कोई दिक्कत? तो अब यदि कोई बोल दे कि बताओ मोहन जो है ना यहां से दिल्ली गया बाइक से और श्याम गया यहां से दिल्ली एरोप्लेन से, क्या दोनों में कंपैरिजन हो सकता है? नहीं हो सकता। एक बाइक से जा रहा है और एक एरोप्लेन से जा रहा है, लेकिन दोनों बाइक से जाता तो कंपैरिजन हो जाता, या फिर दोनों एरोप्लेन से जाता तो कंपैरिजन हो जाता, हम लोग कर सकते थे। तो जब भी कोई दो अलग चीज के बारे में कंपैरिजन हो तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो जो कंपैरिजन जब भी होगा तो किस में होगा? सेम चीज के साथ होगा, सेम यूनिट के साथ होगा। जैसे यहाँ पे मार्क्स के बारे में बात हुआ, समझ रहे बात को? चलिए आगे बढ़े हम लोग। इसमें कोई दिक्कत? अब चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग अब आगे और बढ़ सकते हैं। चलिए, इतना कुछ आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और भी हम देख लेते हैं जो अब अभी हमको बताने के लायक है, और वो हम अभी आपको बताएंगे। कौन सा? टू क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन द सेम यूनिट, ये लिखा हुआ है, इसको लिखिए।
इसके बाद भी हम लोग कभी कुछ और बातें करेंगे, लेकिन पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चैप्टर बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझते चलिए कि रेशियो का मतलब हो गया जब भी हम लोग किसी चीज को आपस में कंपेयर करते हैं तो वही हमारा एक तरीके से रेशियो कहला जाता है। पहले वाले को हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म, या फिर आप उसको एंटीसीडेंट भी बोल सकते हैं, और दूसरे वाले को हम लोग सेकंड टर्म, या फिर आप उसको कॉन्सिक्वेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो आपको दो डॉट दिख रहा है इस प्रकार से, इसको हम लोग बोलते हैं एज टू। क्या पढ़ेंगे इसको? एज टू। और जब भी इस प्रकार से रेशियो में लिखा रहे आप इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? चलिए अब इसके कुछ नए चीजों के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आ जाइए इसका इसमें एक चीज नया हम लोग जो बात कर लेते हैं अभी, वो बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज। चलिए इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होते हैं अब जरा इसको समझिए। याद कीजिए आप अपना चैप्टर फ्रैक्शन, जब हमने आपको फ्रैक्शन पढ़ाया था तो उसमें भी हमने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ाया था। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या था याद है आप लोगों को? कि उसको सॉल्व करो और सॉल्व करके आंसर सभी का क्या आ जाना चाहिए? काट के आंसर आपका सेम आ जाना चाहिए। तो वही आपका इक्विवेलेंट रेशियोज में भी है। नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझा देते हैं ये चीज क्या होता है। इसको समझने के लिए ना आप एक काम करिए, एक क्वेश्चन ही क्रिएट कर लीजिए, ठीक है? फिर हम आपको बताते हैं कि ये होता क्या है। एक क्वेश्चन अभी आप क्रिएट करेंगे। क्वेश्चन है आपका फाइंड टू इक्विवेलेंट रेशियोज। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप क्रिएट कर लीजिए। इसको समझाने के लिए डायरेक्टली हम लोग एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। फाइंड, चलो 2 छोड़ो 3 कर लेते हैं। फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 3/2 है ना, रेशियोज ऑफ 3/2। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 3/2। इसका मतलब क्या हुआ पहले समझिए, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। मतलब आप 3 ऐसे रेशियो निकाल के दिखाइए जिसको काटने पे आंसर सभी का कितना आ जाए? 3/2 आ जाए। चलो आप ना इसको ऐसे छोड़ो, आप 3/2 के बजाय आप 3:2 लिख दो। दोनों तो सेम ही चीज है ना। आप 3:2 लिखो या फिर 3/2 लिखो, दोनों का बात क्या है? सेम ही तो है। तो अब इसका बनाएंगे कैसे, अब इसको आप समझिए। चलिए सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है? 3:2 है ना, तो क्या हम इसको 3/2 लिख सकते हैं? बोलो जल्दी। हमारे पास बोला गया है कि ऐसा 3 आपको रेशियो बताना है जो कि 3:2 के बराबर ही हो, सब मतलब कि 3/2 के बराबर हो। तो 3:2 को हम 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला रेशियो आप कैसे निकालोगे? चलिए समझिए। 3/2 को आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे 2 से। पहला 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 ही रहेगा। पहला मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 2 से करेंगे। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ? 6/4 हुआ, आया ना। चलिए उसके बाद सेकेंड आ जाइए, फिर से 3/2 को मल्टीप्लाई करिए, कितना से? अब 3 से करेंगे। आपने 2 से एक बार कर दिया ना मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, अब 3 से करेंगे। बताइए 3 3 जा 9 और 2 3 जा 6। अब तीसरा नंबर में आ जाइए, 3/2 को फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आप कितने से? 4 से। ये 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। चलिए अब आपके पास जरा ध्यान से देखो तो कौन कौन सा नंबर आपके पास आया? 6/4 आया, उसके बाद कौन सा आया? 9/6 आया, उसके बाद 12/8 आया। आया कि नहीं? यही सब है ना, आया ना। अब इन सबको आप काटो, बताइए किसके टेबल में 4 और 6 दोनों आता है? 2 के टेबल में, तो ये 2 से कितने बार में? 3 बार में, और ये 2 से 2 बार में। ये किसके टेबल में 3 और 6 सॉरी 6 और 9 आता है? 3। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। और ये वाला बताओ, 4 से कर लो, और ये 4 से 2 बार में। तो सभी का आंसर कितना आ रहा है बताओ? 3/2, 3/2, और ये भी हमारा 3/2। अब जरा आप यहाँ पे देखो तो ध्यान से, आपको क्या बोला गया था?
कि 3:2 के इक्विवेलेंट 3 रेशियो निकालिए। मतलब ऐसा 3 नंबर आपको पता करना है जिसका रेशियो किसके बराबर हो जाए, 3:2 के बराबर हो जाए। जरा अब देखो तो सभी का आंसर 3/2 3/2 3/2 आ रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3:2 3:2 3:2 लिख दे सकते हैं कि नहीं? तो बताओ हमारा वो 3 नंबर कौन सा हुआ जिसका रेशियो 3:2 के बराबर है, बताओ अमृत। अरे भैया ये 6/4, फिर ये वाला और फिर वो एक वाला, समझ गए बात को? या फिर आप इसको चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, नहीं वही ठीक रहेगा। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे एक लाइन में कि हैंड्स ये वाला 6/4, यानी कि आप इसको चाहें तो 6:4 भी लिख सकते हैं, 6:4 9:6 and 12:8 are 3 equivalent ratios of 3:2। बस ये इसका आंसर हो गया। तो कैसे चला आप लोगों ने, एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है। आपके सामने सवाल ये था कि 3:2 के इक्विवेलेंट आपको 3 नंबर पता करने हैं, मतलब 3 नंबर ऐसा पता करिए जिसको काटने पे सभी का आंसर कितने के बराबर आ जाए, 3:2 आ जाए, या फिर आप इसको 3/2 भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या किया, 3:2 है, तो वैसी बात यदि 3:2 है तो हम इसको 3/2 लिख सकते हैं। हमने क्या किया, 3/2 को सबसे पहले मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हमने किया ऊपर नीचे, तो हमारे पास 6/4 आया। फिर 3/2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 9/6 आया। फिर हमने 3/2 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 12/8 आया। अब हमारे पास 3 नंबर आ चुका है, पहला 6/4, दूसरा 9/6 और तीसरा 12/8। अब इन तीनों नंबर को जब हम लोग सॉल्व किए तो सभी का आंसर कितना आ रहा है, 3/2 3/2 3/2 आ रहा है। इसका मतलब सबका रेशियो कितना हुआ फिर, 3:2 3:2 और 3:2। देखो तो क्या यही 3:2 ये है कि नहीं? तो हमारा वो 3 नंबर कौन सा हुआ जिसका रेशियो 3:2 के बराबर है? कौन सा नंबर हुआ वो 3 को? 6/4 9/6 12/8। हाँ 6/4 भी आप बोल सकते हैं, या फिर आप उसको 6:4 भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से 9/6 भी बोल सकते हैं, या फिर 9:6 भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से 12/8 भी बोल सकते हैं, या फिर 12:8 भी बोल सकते हैं। तो ये 3 ऐसे नंबर हैं जिनका रेशियो 3:2 के बराबर है। कहाँ से पता चला आपको, देख लो सभी का है कि नहीं इसके बराबर है ना। चलिए इतना पहले आप लोग कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसके बाद ही इन्हें किसके नीचे ही लिखिएगा ये वाला हैंड्स, ये वाला चीज, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसको जल्दी से कॉपी करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दिया जाए इक्विवेलेंट को लेकर। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको अभी और देते हैं, देखते हैं आप बना पाते हैं कि नहीं। फाइंड 3 इक्विवेलेंट रेशियोज। इक्विवेलेंट का स्पेलिंग है EQUIVALENT, इक्विवेलेंट। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन आप लिख लीजिए, फाइंड 4 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ, इस बार 3/2 था ना, इस बार आप ले लीजिए 3:5, मतलब 3/5 लिखो या फिर 3:5 लिखो, दोनों का मतलब क्या समझना है आपको, सेम ही समझना है। चले इसको क्या आप लोग बना सकते हैं अपने मन से, फाइंड 4 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 3:5। यहाँ पे देखो 3 बोला गया था तो हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया, 4 बोला तो कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या ये वाला बना सकते हैं आप लोग अपने से, हो जाएगा। चल लेकिन एक बार फिर से आप देख लीजिए, क्योंकि होमवर्क हम देने वाले हैं कुछ सवाल भी। देखो सबसे पहली बात तो बोल रहा है कि किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी कि सभी नंबर किसके बराबर होने चाहिए, 3:5 के बराबर। तो 3:5 को हम और कैसे लिख सकते हैं बताओ, 3/5 लिख सकते हैं। पहले ध्यान इधर, अभी लिखना बंद करो, पहले लिखना बंद करो, अभी ध्यान इधर, पहले अभी लिखो नहीं, पहले ये चीज समझ लो। समझ गए तो ऐसा सवाल हजारों को बना लोगे, लेकिन पहले समझो। 3:5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं।
अब हमको क्या चाहिए, वो ऐसे 4 नंबर चाहिए जिनको जिनको सॉल्व किया जाए, यानी कि काटा वाटा जाए तो सबका आंसर कितने के बराबर आ जाए, 3:5 के बराबर आ जाए। तो हम लोगों ने बोला है कि सबसे पहला ना आप जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किससे करेंगे, 2 से करेंगे। तो पहले आप 3/5 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, कितना आएगा, अभी लिखना बोले हैं बंद करने के लिए, 6/10 आएगा पहला। दूसरा 3/5 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 3 से, तो 3 3 जा 9/15। तीसरा बताओ जल्दी, 3/5 multiply by 4 4 करेंगे, ये 12 बाई कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। और चौथा कौन सा होगा, 3/5 multiply by 5 3/5 मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देंगे 5 से, ये कितना हो गया, 15/25। चलिए आपके सामने 5 नंबर प्रेजेंट हो गया है, सॉरी 5 नहीं 4 नंबर। वो 4 नंबर कौन कौन से हैं, पहला 6/10, उसके बाद 9/15, उसके बाद 12/20 और उसके बाद 15/25। अब आप इन चारों नंबर को जरा एक बार काट के देखो तो, 2 से काटोगे 3 बार में, 2 से काटोगे 5 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में, 3 से 5 बार में, उसको काट लो 4 से काट लो, 4 से काटोगे 3 बार में और 4 से 5 बार में, 3 से काटो सॉरी 5 से काटोगे और 5 से 5 बार में। सभी का आंसर कितना आ रहा है बताओ, 3/5 3/5 3/5 और ये हमारा 3/5। इसके सामने ना बराबर दे दो साइन, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। अब 1 2 3 4 ये चारों का आंसर हमारा 3/5 यानी कि इसके बराबर आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं 3:5 इक्वल्स टू 3:5 इक्वल्स टू 3:5 इक्वल्स टू 3:5। यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे दीजिए, ठीक रहेगा। तो देखिए अब आप बताइए, ये जो आपके सामने चारों नंबर का वैल्यू जो सेम आया है, इन चारों के बदले कौन सा आपके सामने 4 नंबर आ गया, पहला 6/10, 9/15, 12/20 और 15/25। ये ऐसे 4 नंबर हमारे सामने हैं जिनका आंसर सभी के सभी 3:5 के बराबर है। समझ रहे बात को। तो इसके नीचे आप एक लाइन लिखेंगे हैंस, चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, इधर का मिटा दें, इधर का मिटा रहे हैं, तो इसके बाद नीचे में मेरे पास जगह नहीं है वहां पे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि हैंस, अच्छा 6/10 लिखा हुआ है तो क्या हम इसको 6:10 लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं। तो 6:10 कॉमा 9:15 कॉमा 12:20 and 15:25 are 4 equivalent ratios, यानी कि ये 4 ऐसे इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। और किसके इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, 3:5 के, किसके 3:5 के। बस इसी तरीके से सवाल बनाना है जब भी आपका इक्विवेलेंट वाला आ जाए। आगे बढ़े, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आप लोगों ने सीख लिया। चलिए उसके बाद फिर और भी नए चीज़ों को सीखते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होता है ये आप समझ गए। तो इक्विवेलेंट रेशियोज में आपने क्या समझा कि ऐसे नंबर आप पता करिए, ऐसे नंबर पता करिए जिन सभी का आंसर क्या होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए। तो वैसे नंबर आपको पता करने होते हैं। जैसे इसमें हमारे पास कौन सा नंबर हुआ, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन सब का आंसर हमने सॉल्व किया तो किसके बराबर आया, 3:5 के बराबर आया। सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। चलिए सेकंड नंबर में सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियोज। रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको चेंज करना है। सेकंड नंबर में लिख दीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियोज, मतलब कि रेशियो को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। चलिए आपके सामने एक सवाल है, ये एक तरह का रेशियो का टाइप है? नहीं बिल्कुल नहीं, अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने। चलिए इसमें आप
के सामने सबसे पहला सवाल है, ए नंबर में आपके बुक से कुछ सवाल दे देते हैं। फोर्टी इज टू 25, 40:25। चलिए समझे ध्यान से, आपको बोला जा रहा है कि 40:25 को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने का मतलब हुआ इसको आप वैसे नंबर में ला के रख दीजिए जिसके बाद ये और नहीं कट सकता है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, पहले आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे पहले? एलसीएम, सॉरी एलसीएम बोल रहे हैं, बाय मिस्टेक, एचसीएफ। पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो 40 का पहले करेंगे तो क्या आएगा, 2 से 20, फिर 2 से करेंगे तो 10, फिर 2 से करेंगे तो बताओ 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1, और फिर 25 का करोगे तो 5 से 5 और फिर 5 से 1। तो एचसीएफ यदि आप निकालोगे 40 का क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और 25 का क्या आया बताओ, 5 इंटू 5 इंटू 5। बताइए तो एचसीएफ हमारा क्या निकला, एचसीएफ ऑफ 40 एंड 25 इक्वल्स टू, एचसीएफ में हमने क्या बताया आपको कि दोनों में क्या होना चाहिए, वो चीज कॉमन होना चाहिए। तो बताओ दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 5। तो दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 5 आएगा। अरे एचसीएफ एलसीएम तो हम बहुत पहले बताए हुए हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इन दोनों का एचसीएफ आ गया हमारा 5। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार बताइए, यदि ये 40:25 लिखा हुआ है तो क्या हम इसको 40/25 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों नंबर में आप डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, जो एचसीएफ आया है उससे। कितना है एचसीएफ, 5, तो ऊपर भी 5 और नीचे भी 5। अब आप डिवाइड करो, जरा 40 में 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ। 40 में 5 से 8 आएगा, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 8, और 25 में डिवाइड करोगे 5 से तो 5 डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, मतलब 8/5 40:25 का क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इसके बाद ये और सॉल्व नहीं हो सकता है। समझ रहे बात को, कोई दिक्कत इसमें होगा? इस प्रकार का सवाल जब भी आएगा तो बना लेंगे। अब आगे बढ़े, चलिए एक सवाल हम आपको और देंगे। इधर का पहले आप इधर का मिटा देंगे वाला, चलिए इसी में एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, बी नंबर करके, ए वाला मिटा देते हैं। एक सवाल और इसमें दे रहे हैं, क्वेश्चन रहेगा 36:90, 36:90, 36:90 को आपको चेंज करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। किसमें करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब कि ऐसे रूप में ला के रख दीजिए कि आप इसको और ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अच्छा बताइए, ये 8/5 लिखा हुआ है तो इसके बगल में यदि हम 8:5 लिख देंगे तो क्या कोई दिक्कत होगा, सेम ही चीज तो है ना। चले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालो। 36 का करेंगे तो 2 से कितना बार में 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे 3, और फिर 3 से करेंगे 1, और 90 का करोगे 2 से तो 45, 3 से करोगे 15, 3 से करोगे 5, और 5 से करोगे 1। तो 36 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 90 का क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो बता सकते हैं अब कि एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ ऑफ 36 एंड 90 इक्वल्स टू, देखते हैं पहले कॉमन है क्या। 2 दोनों में कॉमन है, फिर एक 3 है जो दोनों में कॉमन है, तो 2 इंटू 3 मतलब 6। समझ रहे बात को, मतलब 6 हमारा, एक मिनट माय मिस्टेक हो गया क्या कुछ, नहीं 3 तो और है ना, एक और 3 है भाई, हाँ अब सही हुआ, मतलब 2 इसमें भी, इसमें भी 3, इसमें भी, इसमें भी 3, इसमें भी, इसमें भी। अब ये अब जाके हमारा क्या आएगा, एक मिस्टेक हो गया, चलिए अब हो गया। तो 2 इंटू 3 कितना 6, 6 इंटू 3 18। तो अब यदि मेरा यहाँ पे
36:19 लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है, तो हम इसको 36/90 लिखेंगे और दोनों ऊपर नीचे डिवाइड कितने से करने वाले हैं बताइए? HCF से। कितना है? 18, तो 18 से कर देंगे। बताइए 36 में डिवाइड करो 18 से कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। और इसका कितना आ जाएगा? 5। यही हो गया इसका आंसर। मतलब 36:90 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ? 2/5। इसका मतलब हुआ कि आप इसको और ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, नहीं काट सकते हैं आप इसको। समझ गए बात को? तो इसी तरीके से जब भी सवाल आ जाए कि इसको चेंज करिए किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। चलिए ऑनलाइन पर बच्चे जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ ध्यान रहे, अभी हमारा रेशियो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। कल वाले क्लास में जो हम लोग बताएंगे, जो कल वाले क्लास में जो भी हम लोग पढ़ेंगे, आप यहीं से शुरू करिएगा, ठीक है ना? तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। तो कल जो भी चीज बताएंगे आप इसी के नीचे से लिखेंगे, आप लोग भी और ऑनलाइन बल बच्चे आप लोग भी, ठीक ना? तो अभी हमारा रेशियो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, इसमें अभी हम लोग को बहुत कुछ सीखना है। तो कल वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे और जो कल हम आपको बताएंगे वो आप यहीं से स्टार्ट कर देंगे लिखना, ठीक है ना? चलिए इस तरीके से आज का क्लास हम लोग ओवर करते हैं। तो आई होप आपको रेशियो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, और एक दो प्रकार का सवाल भी हमने आपको बताया कि किस प्रकार से सवाल इसमें बनता है। ऐसा सवाल इसमें और है जो कि हम लोग आने वाले क्लासों में सॉल्व करते चलेंगे। तो कोई डाउट रहे कमेंट कीजिए, मिलते हैं हम लोग अपने कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।